गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम भौतिक भूगोल में वायुमंडल से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसे हम सूर्यतप कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। सौरमंडल में जो ऊष्मा का या ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य हैं, और सूर्य ही समस्त सौरमंडल में ऊष्मा प्रदान करने वाला एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के द्वारा ही सभी प्रकार की प्राकृतिक जैविक गतिविधियां संचालित होती हैं। आज हम इस विषय पर गहनता से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य ताप क्या होता है या सूर्य ताप किस तरीके से हमें प्राप्त होता है। सूर्य एक प्रज्वलित गैसों का गोला है जो पृथ्वी से लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इस दूरी के बाद भी सूर्य से बड़ी मात्रा में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, और वास्तविक स्थिति सूर्य की देखी जाए तो उसके धरातल पर का जो तापमान है वो 6000 डिग्री केल्विन है, जबकि उसके केंद्र का तापमान 3 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक है। और सूर्य पे होने वाली रासायनिक क्रिया के प्रभाव से जो फोटोस्फीयर प्रक्रिया थी उससे लगातार गैसीय रूप में, प्रकाश के रूप में ऊष्मा निसर्जित होती रहती है, और इस कुल ऊष्मा का 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। इससे ही समस्त प्रकार की पृथ्वी पर सभी गतिविधियां और संचालित हो जाती हैं। पृथ्वी के धरातल पर यदि हम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से देखें तो 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे सौर स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमाणों में इसे सौर स्थिरांक को 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट भी आंका गया है। सूर्य से ये प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है यह विकिरण के रूप में, रेडिएशन के रूप में प्राप्त होती है, और यह रेडिएशन लघु तरंगों, मध्यम तरंगों और दीर्घ तरंगों के द्वारा यह ऊष्मा प्राप्त होती है। लघु तरंगे पराबैंगनी किरणों के रूप में होता है, जो सौर शक्ति का केवल 6% ही होता है, और ये वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन तथा ऑक्सीजन के द्वारा सोख लिया जाता है। मध्यम तरंगे कुल सौर शक्ति का 52% भाग होता है, और ये तरंगे, इन तरंगों के द्वारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है और ये सीधी पृथ्वी पर पहुंचती है। दीर्घ तरंगों के रूप में सौर शक्ति का 42% होता है, और ये पृथ्वी के द्वारा रिडायरेक्ट होने वाली या वायुमंडल में विभिन्न पार्टिकल्स से टकरा करके परावर्तित होने वाली किरणें होती हैं, जिनसे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। इंसोलेशन या सूर्यतप क्या है? विकिरण के द्वारा प्राप्त जो ताप व शक्ति पृथ्वी को प्राप्त होती है उसे सूर्यतप कहा जाता है। इसे इंसोलेशन भी कहा जाता है। इंसोलेशन का सीधा सा तात्पर्य है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अर्थात पृथ्वी पे आने वाली सौर्यिक विकिरणों का ताप, सोलर रेडिएशन को ही सूर्यतप कहा जाता है। त्रिवार्थों ने इसे परिभाषित करते हुए बताया है कि द रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन transmitted in from analogs to short waves and traveling at the rate of 186,000 miles in a second। त्रिवार्थों का कहना है कि सूर्य से जो विकिरण के रूप में यात्रा करते हुए आने वाली जो प्रकाश तरंगे हैं उनकी प्राप्ति धरातल पर होती है, उसे ही सूर्यतप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
सिंपली वे में कहा जा सकता है कि सूर्य से विकिरण होने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी को प्राप्त होती है वही सूर्य तप कहलाती है। सूर्य तप की स्थिति को हम लोग देखें तो एक मोटा सा आंकड़ा आता है जिसको हम आगे उसमें बजट में पढ़ेंगे। उसके पहले हम ही जानते हैं कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। पृथ्वी पर सभी जगह पर सूर्य तप की मात्रा समान नहीं है, इसमें अंतर देखने को मिलता है। कुछ भागों में काफ़ी गर्म रहता है, कुछ भागों में सूर्य तप कम प्राप्त होता है। तो हम पहले जानते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इन कारकों में सबसे पहला है सूर्य की किरणों का कोण। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सभी जगह पर एक समान रूप में नहीं पड़ती है और इन किरणों के कोण में अंतर आता है। धरातल पर इस अंतर का कारण सूर्य की किरणों का झुकाव अक्षांश, मौसम तथा दिन की अवधि के अनुसार बदलता रहता है। सूर्य परिक्रमण के दौरान पृथ्वी के उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। इससे कर्क और मकर रेखाओं पर सूर्य 2 बार लंबवत चमकता है। कर्क और मकर रेखाओं पर सूर्य लंबवत चमकता है। वहीं विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें औसतन वर्ष भर सीधी रहती है, अतः विषुवत रेखा पर अधिक ताप की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे सूर्य की किरणों का कोण बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे सूर्य तप की प्राप्ति कम होती चली जाती है। यहाँ पर हम लोग इसे इस एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो किरणें हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है और इनका जो एरिया है ये 1 इकाई का जो एरिया है वो कम है। वहीं यहाँ पर किरणों का कोण 45 डिग्री के एंगल पर हुआ है, तो यहाँ पर इन 1 इकाई क्षेत्र जो है वो यहाँ पर बढ़कर 1.6 इकाई हो गया है, अर्थात यहाँ पर इन किरणों को ज़्यादा एरिया को कवर करना पड़ रहा है, ज़्यादा एरिया को ये किरणें फैल रही हैं। वहीं जब किरणों का कोण 30 डिग्री के पास होता है तो ये 2 इकाई वाले क्षेत्र को जोन को इन्हें गर्म करना पड़ रहा है। किरणों के कोण के तिरछापन का सूर्य तप पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर ये किरणें एक छोटे क्षेत्र को गर्म करती हैं, अतः यहाँ पर सूर्य तप की प्राप्ति ज़्यादा हो रही है। इसके बनिस्बत 45 डिग्री के कोण पर सूर्य तप की प्राप्ति कम हो गई और वहीं यहाँ पर और कम सूर्य तप की प्राप्ति हो गई। एक दूसरा कारण ये रहेगा कि कोण जितना कम होगा उतना उसे वायुमंडल को ज़्यादा पार करना पड़ेगा और उसकी सूर्य तप की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो कोण का प्रभाव सूर्य तप पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। दूसरी जो कारक हैं वो है सूर्य विकिरण की अवधि, जिसे हम दिन की अवधि के रूप में देखते हैं। पृथ्वी पर दिन की अवधि विषुवत रेखा को छोड़ करके उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है। सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है, वहीं दक्षिणायन की स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है, रात की अवधि कम हो जाती है। और हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे वैसे वैसे दिन की अवधि में अंतर आता चला जाता है और ध्रुवों पर यह अवधि बढ़कर के 6 माह हो जाती है। दिन की अवधि बढ़ने का संबंध सूर्य तप की अधिक प्राप्ति के रूप में होता है, परंतु ये मात्रा कर्क और मकर रेखाओं तक ही देखने को मिलती है। इसके पश्चात सूर्य तप की मात्रा अवधि बढ़ने के पश्चात भी कम हो जाती है, जो ध्रुवों पे आकर के दिन की अवधि लगभग 6 महीने की हो जाती है, परंतु फिर भी वहाँ सूर्य तप कम प्राप्त होता है। और इसका जो कारण है वो किरणों के तिरछापन का है, क्योंकि किरणों को वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा एरिया वायुमंडल पार करना पड़ता है और उनमें ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है। वहीं दिन की अवधि में कर्क और मकर रेखाओं तक दिन बड़े होने पर अधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। दूसरा कारक सूर्य तप का दिन की अवधि है। तीसरा कारक है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी सूर्य की जिस पथ पर परिक्रमा करती है वह एक दीर्घवृत्ताकार पथ है और वर्ष में
365 दिन में लगभग पृथ्वी अपना एक चक्र एक पूरा कर लेती है और इस दौरान पृथ्वी एक ऐसा बिंदु होता है जब सूर्य की इस कक्षा में सबसे नज़दीक होती है, जिसे उपसूरिक स्थिति कहते हैं, और ये 3 जनवरी को होता है। वहीं दूसरी ओर इसी कक्षा में पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, उसे अपसोर कहते हैं, और ये 4 जुलाई को होता है। इस स्थिति का प्रभाव सूर्य तप पर पड़ता है। 3 जनवरी को सूर्य के नज़दीक होने के कारण पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाती है। वहीं 4 जुलाई को ये सूर्य तप की मात्रा में कमी होती है। इस तरीके से उपसौर और अवसौर की स्थिति का प्रभाव पृथ्वी पर आने वाले सूर्य तप पर पड़ता है। तीसरा जो कारण है वह सौर कलंकों की स्थिति है। सूर्य की सतह पर विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से सौर कलंकों की उत्पत्ति होती है और ये चुंबकीय तूफान के रूप में होते हैं और इनसे बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणों आती हैं जो पृथ्वी पर सूर्यताप को बढ़ा देती हैं। इन सौर कलंक चक्रों का जीवन 11 वर्ष का होता है और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर औसतन 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाते हैं और इससे रेडियो प्रसारण में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अगला जो कारक है वो वायुमंडल की पारदर्शिता है। वायुमंडल की पारदर्शिता का प्रभाव सूर्य तप पर काफ़ी अधिक देखने को मिलता है और इस प्रभाव वायुमंडल की पारदर्शिता का निर्भर वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न धूल कणों के द्वारा, गैसों के द्वारा और उद्योगों से प्राप्त धुएं के पार्टिकल्स से निर्धारित होता है। वायुमंडल जितना पारदर्शी होगा उतना अधिक मात्रा में सूर्य तप की प्राप्ति होगी। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में अन्य दूसरी गतिविधियों के प्रभाव के कारण आसमान स्वच्छ रहता है, इससे अधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। वहीं बादलों की स्थिति से भी सूर्य तप पर प्रभावित होता है कि मेघाच्छादित क्षेत्र पर सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि उनके द्वारा परावर्तित होने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। वहीं धूल कणों वाले आकाश में सूर्य तप की मात्रा प्रभावित होती है और कम मात्रा में सूर्य तप धरातल पर पहुंच पाता है। इसके अतिरिक्त स्थल एवं जल के स्वभाव का प्रभाव भी सूर्य तप पर पड़ता है। सामान्यतः स्थल भाग शीघ्रता से गर्म होते हैं, इसलिए अधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त कर पाते हैं। वहीं जलीय भाग धीरे से गर्म होता है और धीरे से ठंडा होता है और इनकी गुप्त ऊष्मा की मात्रा भी अधिक होती है। इस स्थिति के प्रभाव से पृथ्वी पर सूर्य तप प्रभावित होता है। वहीं उच्चावच का प्रभाव सामान्यतः ढाल सूर्य के सम्मुख होते हैं उन्हें अधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है और इसके विपरीत ढालों पर सूर्य तप कम प्राप्त होता है। उदाहरणतः हम देखें तो हिमालय पर्वत के उत्तरी ढालों की अपेक्षा दक्षिणी ढालों पर अधिक मात्रा में सूर्य तप की प्राप्ति होती है। अतः पृथ्वी पर सूर्य तप विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है और इसका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर काफ़ी पड़ता है।